तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सर क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल तो पूछे ही जाते हैं, बट इस चैप्टर से मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जाते हैं डीआई के फॉर्म में। दोस्तों अगर बात की जाए, इस चैप्टर में केवल 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने होंगे और उसी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, ठीक है। बट उसके पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए और साथ में आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो एक बार जल्दी से हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन देखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बोट एंड स्ट्रीम। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस? आप बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो कि एकदम सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब ये हो जाएगा सर कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट ऐसा केवल तब होता है जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है और उसमें टाइम कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही हमारे डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए कि अगर सर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और ये बात को हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी समझा था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन की बात की जाए दोस्तों, तो यूनिट कन्वर्जन एकदम क्लियर होता है। आप लोगों को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। अब दोस्तों अगर किलोमीटर जब मीटर पर सेकेंड में आप जाना चाहते हैं, ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोलेंगे 1000 मीटर होते हैं। वहीं पर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 5 3, मतलब 5/18 हो जाएगा। आप किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 5/18 से। बट अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स की ओर जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ये आपको याद रखना है यूनिट कन्वर्जन। कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर की तरफ जाना है 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 18/5 का। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोगों के स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के थे। इसके साथ हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एवरेज स्पीड में आप लोगों ने देखा था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। बट सर अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? अगर दो डिस्टेंस सेम है, जहां पर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सर अगर 3 बार सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो, लाइक स्पीड को बदल दिया जाए और डिस्टेंस सेम कवर करे 3 बार, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा? एवरेज स्पीड का वहां पर फॉर्मूला बन जाता है 3xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। 3 बार सेम डिस्टेंस को कवर किया जाता है अलग अलग स्पीड के साथ, 2 बार कवर किया जाता है अलग अलग स्पीड के साथ, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। और अगर डिस्टेंस भी अलग हो, टाइम भी अलग हो और आपका स्पीड भी अलग हो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट की ओर। देखो क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम, ऊपर लिखा हुआ है, यहां पे लिख देते हैं बोट एंड स्ट्रीम। पहली चीज तो यह कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों के पास? अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या है? दोस्तों इस चैप्टर में होता क्या है एक्चुअल में कि अगर हम लोग जैसे बात करते हैं किसी भी व्हीकल्स की बात करते हैं, ट्रेन की बात कर लेते, ट्रेन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रेन में आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि सर अगर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, या फिर हम लोगों ने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और पीछे से एक ट्रेन आती है जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट आपके बराबर हो, तो क्या लगता है हम लोगों को कि दोनों ट्रेन एक साथ चल रही है, मतलब कुछ भी ज्यादा गति तेज परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखता है, ठीक है, मतलब एकदम साथ में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट वही ट्रेन अगर उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हमको लगता है स्पीड बहुत बढ़ चुकी है, ऐसा फील होता है। लाइक अगर आप लोग एक ट्रेन में बैठे, पीछे से एक ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड आपके बराबर हो, उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को आप आसानी से देख सकते हो,
क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कम हो जाता है। बट वही केस को अगर देखा जाए कि अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है तो उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को आप आसानी से नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो सर ट्रेन कॉन्सेप्ट में रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दो ट्रेन का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो स्पीड कम होता है। डायरेक्शन सेम होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर है कि दो ट्रेन होती है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो S1 माइनस S2 हो जाएगा, डायरेक्शन सेम होता है तो। वहीं पर अगर दो ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाता है S1 प्लस S2। ये बात तो क्लियर है। बट सर बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम में डायरेक्शन सेम होने पर स्पीड बढ़ जाती है, जबकि डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है सर, ये भी समझते हैं हम लोग। देखो भाई, सबसे पहले तो एक नदी को बहा देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। एकदम सफेद पानी है नदी का, ये वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रही है। अब देखो, नदी अगर चल रही है तो इसका खुद का एक स्पीड होगा। हमने बोल दिया ठीक है सर, इसको बोल देते हैं स्पीड ऑफ रिवर SR। इसको लिख देते हैं स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर। रिवर भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, करंट भी बोल सकते हैं, धारा भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो सर नदी का खुद का एक स्पीड है, जिस स्पीड से वो चल रही है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक बोट को चला दिया, ठीक है। अब बोट का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसको ले लेते हैं SB, दैट इज स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। आप देख पा रहे होंगे कि सर बोट एंड रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड बनेगा सर, वो बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड बनेगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। और इस रिलेटिव स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब सोचो आप लोग कि ऐसा क्यों, यहां पर डायरेक्शन सेम होने पर स्पीड ऐड हो रही है, जबकि ट्रेन में दो ट्रेन का डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड माइनस होती थी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमने बचपन में फिजिक्स में भी पढ़ा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट, जो ट्रेन की बात की जाए तो ये अलग ट्रैक पे चल रही है, ये अलग ट्रैक पे चल रही है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग ट्रैक पे चल रही है। बट सर बोट को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर के ऊपर चला रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट है, और जब कांटेक्ट हो जाता है ना तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई बोट एंड स्ट्रीम में अगर बोट और रिवर का डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ती है, और इस बढ़ी हुई स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। वहीं पर सर अगर हम लोग इस ट्रेन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, मतलब इधर लेकर चले जाते हैं, सपोज ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट और रिवर का डायरेक्शन अपोजिट, उस केस में रिलेटिव स्पीड बन जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। इसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अच्छा, एक और बात सर, बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, रिवर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए? सोचो जल्दी से, क्या बोट का स्पीड ज्यादा होगा या रिवर का स्पीड ज्यादा होगा? आप बोलेंगे सर रिवर का स्पीड अगर ज्यादा हो गया, रिवर का स्पीड अगर ज्यादा हो गया और आप चाहते हो बोट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, तो क्या होगा, रिवर के साथ बोट बह जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिकली हम लोगों का जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो हमेशा स्पीड ऑफ रिवर से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अप स्ट्रीम में जा पाएंगे, ठीक है। बट कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर आप लोगों का बोट का स्पीड जो होगा वो रिवर की स्पीड से कम होगा, मतलब बोट फिर क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देती है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। वहीं पर अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी समझे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अभी हम लोगों ने केवल दो टर्म समझिए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। दोस्तों अब यहां पर बात करते समझते हैं कि सर डाउन स्ट्रीम का देख लो, यहां पर क्या लिखा है हम लोगों ने। डाउन स्ट्रीम का मतलब लिखा है सर हमने डाउन स्ट्रीम, इसको रिप्रेजेंट डी से कर देते हैं। क्या देखा था हम लोगों ने, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। वहीं पर अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते दोस्तों, तो अप स्ट्रीम में हम लोगों ने क्या देखा था, अप स्ट्रीम में u का जो वैल्यू होगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, दोनों ही इक्वेशन को अगर हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं तो d प्लस यू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SB। इसका मतलब सर स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2।
ये आपके पास बन गया है स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला। मतलब कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है, अप स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट। क्या करेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। वहीं पर सर अगर हम लोग यहां पर ऐसा कर देते हैं कि दोनों ही इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आपको स्पीड ऑफ करंट मिलेगा जिसका वैल्यू बनेगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये आपका स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोट का स्पीड क्या होना चाहिए सर, बोट का स्पीड करंट के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। तो बोट का स्पीड ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर एडिशन होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सर बोट का स्पीड अप स्ट्रीम से ज्यादा होगा, किसका, सॉरी बोट का स्पीड करंट से ज्यादा होगा, दैट मीन्स रिवर्स से ज्यादा होगा। एससी बोल सकते हैं, अपन ने आर से रिप्रेजेंट किया था क्या इसको, ठीक है, तो इसको एससी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना, एससी लिखो या एसआर लिखो, दोनों सेम चीजें, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्लियर है सर, बोट का स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बोट का स्पीड अगर ज्यादा होता है तो बोट में एडिशन डिवाइड बाय 2 होगा, करंट में स्पीड कम होता है, दैट्स व्हाई माइनस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आपका स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला बन गया। 4 कॉन्सेप्ट क्या देखे हमने, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के बारे में देखा, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का एडिशन, अप स्ट्रीम दोनों का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट निकालना है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, स्पीड ऑफ करंट डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सवालों की प्रैक्टिस और देखेंगे कि कैसे सवालों को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाते वक्त आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कई बार सवाल जब बनाएंगे तो हम लोगों का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बेसिक मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। आ जाते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल आज के सेशन का दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने। सवाल में दिया है द स्पीड ऑफ बोट विद द स्ट्रीम, मतलब बोट का स्पीड विद द स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, विद द स्ट्रीम दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम। 10 दे रखा है, व्हाइल रिटर्निंग इट speed becomes 6 km per hour. Find the speed to boat in still water and the speed of stream. आपको ये बताना है कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड कितना होने वाला है। अब दोस्तों ध्यान समझना, सवाल में बोला गया है द स्पीड ऑफ बोट विथ स्ट्रीम। विथ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों साथ में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का वैल्यू आपको गिवन है, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं सर, अब जो रिटर्न आ रही है तो गई अगर डाउन स्ट्रीम में तो वापस कैसे आएगी, अप स्ट्रीम में, तो वापस आते वक्त उसका स्पीड जो है वो हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये बताओ कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो क्या करेंगे, और आपको अगर डाउन पता है अप पता है, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 2, आपका स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर्स। वहीं पर अगर हम लोगों को स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस डिवाइड बाय 2, 10 - 6 4 डिवाइड बाय 2, आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर्स। 2 किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटा सा कैलकुलेशन है, आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का आंसर। सवाल में दिया गया इस बार द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड 3 किलोमीटर पर आवर्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आपको 72 किलोमीटर जाना है और 72 किलोमीटर वापस आ जाना है। ट्राई करेंगे फास्ट, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सर यहां पर सीधी सी बात है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट को लिख देते हैं 15 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इसके बाद आपको स्पीड ऑफ करंट भी गिवन है, स्पीड ऑफ करंट गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर्स। आपको 72 किलोमीटर कवर करना है। सपोज 72 किलोमीटर जाते वक्त आपने डाउन स्ट्रीम में कवर किया, तो जब वापस आएंगे तो अप स्ट्रीम में कवर करेंगे, ठीक है। तो 72 डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, स्पीड का एडिशन, 15 और 3 18। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, अप स्ट्रीम 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया, 4 हो गया ये तो, और 12 × 72 है, 4 + 6 टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर, टोटल टाइम लगेगा 10 आवर्स। 10 घंटे में वो बोट जो होगी वो 72 किलोमीटर जाकर 72 किलोमीटर वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है आपको, अ मैन कैन रो 28 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर।
ठीक है, एंड फाइंड दैट इट टेक हिम थ्राइस as much time to row up than as to row down the distance in the river. Find the speed of current. करंट का स्पीड यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को ध्यान से देखते हैं सर अगर हम लोग, तो एक तरीका तो बेसिक होता है, बट दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। और आपको यहाँ क्लियर दे रखा है कि सर टाइम का रेशियो दे रखा है कि एक बार 3 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है, कब? अप स्ट्रीम में एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। मतलब रेशियो दे रखा है तो क्यों ना इस सवाल को रेशियो से ही किया जाए, ठीक है। समझो बात को ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ बोट पता है, स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो 28 किलोमीटर पर आवर्स होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इट टेक हिम थ्राइस as much टाइम टू रो अप स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 3 गुना लग रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ये किसका रेशियो दोस्तों? टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। ये बताओ कि अगर टाइम का रेशियो डिस्टेंस सेम है तो टाइम का इनवर्स स्पीड हो जाएगा। दैट मीन्स स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। स्पीड किसका सर? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना है? 3। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 3 है, यहाँ पर इक्वेट करके 3 लिख दो। अप स्ट्रीम का वैल्यू 1 है, डिवाइड में 1 कर दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के तो आपको स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट का रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो जानते हैं, जो हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो क्या था मेरे दोस्तों कि सर एक बार दोनों को ऐड करेंगे, SC SC कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SB दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट, डिवाइड माइनस करेंगे तो स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा, जो कि बनेगा इन दोनों का एडिशन 4 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 2। ये रेशियो आपका आ जाएगा 2:1। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया हमने। अगर ये नहीं आता आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते भाई कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू थ्राइस ऑफ SB माइनस थ्राइस ऑफ SC। इसमें से स्पीड ऑफ बोट माइनस किया और ये हो जाएगा 4 स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 2 स्पीड ऑफ बोट। यहाँ से अगर आप स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट का रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 1 का रेशियो, ठीक है। बट अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो जानते हैं हम लोग तो ये 2 स्टेप बच जाएगी हम लोगों की, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट कितना है? 28, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 2 यूनिट। सर 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 28 किलोमीटर पर आवर्स। आपको निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो 1 यूनिट है यही हमारा स्पीड ऑफ करंट है। स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट जल्दी से ट्राई करेंगे क्या होगा इस सवाल का आंसर। अ मेन रोड डाउन स्ट्रीम 64 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड ही टेक्स 12 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। इस डिस्टेंस कवर करने में मतलब 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने में 12 घंटे लग रहे हैं, और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कवर करने में भी 12 घंटे लगते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। करंट का स्पीड क्या होगा? आप सभी ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि करंट दैट मीन्स रिवर या फिर स्पीड ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये अब आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या होगा? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। अब ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 64 किलोमीटर कवर कर रहा है, 64 किलोमीटर कवर कर रहा है 12 घंटे में, ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अच्छा अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 28 कवर कर रहा है 12 घंटे में, ये आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये तो क्लियर है सर। अब देखो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंस रखना है d माइनस यू। दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 60, देखो कैंसिल आउट मत करना, कैंसिल नहीं करेंगे तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा। 14 में से 8 गया 6, 5 में 2 गया 36/12, आपका आंसर हो जाएगा 3। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है, यहाँ पुट कर दो 3 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर हो जाएगा 1.5। 1.5 करंट का या फिर रिवर का या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों आप लोगों को। सवाल में गिवन है अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। आदमी का स्पीड स्टिल वाटर में दे रखा है। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में उस आदमी का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर्स होगा। द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर्स, इट टेक्स 9 और मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए
तो सर इस बार इस सवाल में जो दिया गया है, आपको बोट का स्पीड दे रखा है, आदमी का स्पीड मतलब आदमी बोट से जा रहा है, पैदल जा रहा है, तैर के जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, मतलब खुद का स्पीड हो गया है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए करंट का स्पीड, मतलब रिवर का स्पीड 3 का है। तो आपको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के बारे में पता है और अप स्ट्रीम के बारे में पता है, मतलब हम लोग स्पीड का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर डिस्टेंस सेम कवर करनी है, ठीक है, फॉर द सेम डिस्टेंस सेम कवर करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है, क्या होता है, डिस्टेंस सेम हो जाती है तो स्पीड जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है टाइम का, सवाल खत्म हो जाता है। मतलब आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा। बोलेंगे सर देखिए डाउन स्ट्रीम में अगर जाते हैं तो 15 तो आदमी का स्पीड है, 3 जो है वो रिवर का स्पीड है, 18 हो जाएगा, और 15 में से 3 माइनस किया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड का अगर रेशियो देखा जाए तो 6 तिया 18, 6 दूना 12, ये हो जाएगा। 3 और 2 स्पीड का रेशियो हो गया। अच्छा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर टाइम का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा, टाइम स्पीड का इनवर्स होता है, उल्टा हो जाएगा। इट टेक 9 और मोर इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से 9 घंटे ज़्यादा है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 आवर्स, और आप अगर 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 × 9, दैट मीन्स 18 आवर्स, 18 घंटे। 18 घंटे हो गया। कहने का मतलब ये कि सर 18 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 18 घंटे का टाइम लगता है। 18 की स्पीड से 18 की स्पीड से टाइम कितना लग रहा है, 18 आवर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 324 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर 1 यूनिट का वैल्यू 9 आवर्स हुआ, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 घंटे। तो 27 घंटे कब लगेगा, जब उसका स्पीड 12 का हो जाएगा। तो 12 की स्पीड से 27 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगा आपका 324 किलोमीटर। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इस मेथड का यूज़ कब करना है हम लोगों को, बेसिक मेथड कब नहीं यूज़ करना है, सिंपल सी बात है, आपको अगर स्पीड का रेशियो मिल जाता है, टाइम का रेशियो मिल जाता है, या फिर डिस्टेंस का रेशियो मिल जाता है, बट एक कोई भी एंटिटी जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आप रेशियो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बोल देता है कि डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस विल नॉट इक्वल टू सेम, तो उस केस में दोस्तों आप रेशियो मेथड नहीं लगा सकते हैं। इस मेथड का केवल और केवल यूज तभी होगा जब या तो स्पीड सेम होगा कोई, या फिर टाइम सेम होगा, या फिर डिस्टेंस सेम होगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उस टाइप के सवालों को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा, अ बोटमैन गोज 8 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड 4 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 40 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 20 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक आदमी अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। एंड गोज 4 किलोमीटर अगेन द अलोंग द करंट बोला है ना, अलोंग द करंट मतलब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, एंड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 40 मिनट में 4 किलोमीटर। दोस्तों 4 किलोमीटर को 40 मिनट में कवर कर रहा है, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से कैंसिल किया 10, 10 से कैंसिल किया 6, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर्स। 6 किलोमीटर पर आवर्स डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर्स है। अब ये बताओ, अगर मेरे को स्पीड ऑफ बोट निकालना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से, क्या करना होगा, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स होगा। अब भाई 4 की स्पीड से आपको 20 किलोमीटर कवर करना है तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, समझ में आ गया होगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के अगर सवाल बनाएंगे ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे सर, रेशियो से करेंगे, क्योंकि आपको रेशियो गिवन है।
500 मोर बोला है, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है वो स्पीड ऑफ करंट से 500% मोर है। 500 मोर होने का मतलब 6:1 होगा। गलती से आप स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट का रेशियो 5:1 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों होगा? क्योंकि मोर बोला है दोस्त, मोर बोला गया है, ज्यादा है, 500% ज्यादा है, मतलब 5/1, 1 में 5 ज्यादा है, तो अगर करंट का स्पीड 1 होगा तो 1 + 5 6 है ना। अगर वो बोलता 500% है तो 5:1 रेशियो आता। मोर बोला है तो एक ऐड करेंगे 6 और 1 का रेशियो। अच्छा ये तो आपके क्या आ गया? स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट की स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? सर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा दोनों का एडिशन 6 और 1 7/2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अप स्ट्रीम क्या होगा? दोनों का डिफरेंस /2। आंसर कितना हो जाएगा? 7:5। और यही शायद आपसे पूछा भी है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में रेशियो कितना बनेगा? 7 और 5 का बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, फास्ट बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्राई करेंगे सभी। A motorboat can travel 10 km/h in still water. It travel 91 km downstream in a river and then return to the same point, taking together 20 hours. मतलब सभी को मिलाकर 20 घंटे का टाइम लग रहा है। The rate of flow of river. अब देखो भाई यहाँ पर ना स्पीड सेम है, ना टाइम सेम है, ना डिस्टेंस सेम है, हमारा रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे? इक्वेशन बना लो, समझना ध्यान से बात को, कि 10 किलोमीटर का स्पीड दे रखा है और 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। अच्छा डाउन स्ट्रीम क्या होगा भाई? डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट जो कि 10 है, स्पीड ऑफ करंट नहीं पता तो स्पीड ऑफ करंट रख देते हैं। अप स्ट्रीम कितना होगा? 10 - स्पीड ऑफ करंट। अब 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा? 91 / 10 + SC, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम से कवर कर रहे हैं और वापस आना है, वापस आते वक्त फिर 91 किलोमीटर कवर करना है। कैसे कवर करोगे? 10 - SC। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो 20 आवर्स लगेगा, 20 आवर्स। ये आपकी इक्वेशन बन गई दोस्तों, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम लोग स्पीड ऑफ करंट का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, बट टाइम लगेगा सर, और वही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ना इस सवाल को थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाते हुए ऑप्शन मेथड का यूज करके बनाते हैं। अब देखो ऑप्शन में ऐसा नहीं कि सर रैंडमली कोई भी ऑप्शन पिक कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचो जरा ध्यान से कि ऑप्शन भी क्या पिक करना चाहिए। ऑप्शन में सर सबसे पहले हम पिक करेंगे वो नंबर जिसको 10 में 8 करने पर 91 को डिवाइड किया जा सके, क्योंकि हमारा आंसर तो इंटीजर में आना चाहिए। अब बताओ 6 8 करूंगा तो 10 और 6 16, 91 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 किया 15, 91 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 किया 12, 91 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 किया नहीं करेगा। 3 को रखते हैं सबसे पहले, 10 और 3 13, 91 को डिवाइड करेगा। अच्छा 10 में से 3 गया 7 भी 91 को डिवाइड करेगा, तो सबसे पहला ऑप्शन अपन 3 रखते हैं। 3 रख दिया, कितना हो जाएगा? 91/13 + 91/7। 91 को 13 से डिवाइड किया 7 हो रहा है, और 7 से कैंसिल किया 7 एकम 7, 7 कि 13 और 7 20 बन रहा है। LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार यहाँ पर है ना हम लोगों ने जो मेथड यूज किया ये ऑप्शन मेथड हो गया है, कि आपने पहले इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व ना कर कर हमने ऑप्शंस की मदद ली और वहां से आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, चलिए तो यार सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए। सवाल को आप अगर ट्रिक से करते हैं दैट मीन्स रेशियो मेथड से करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। बेसिक मेथड्स भी आना चाहिए आप लोगों को, आपको ऑप्शन से चेक करते भी आना चाहिए, क्योंकि देखो प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में तो हम लोगों को इजी क्वेश्चन मिलते हैं, हम लोग बना लेते हैं, बट मेंस में कौन सा सवाल कैसा है, किस अप्रोच से करना, वो डिसाइड करना पड़ता है सवाल देखकर, और आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फटाफट ट्राई करेंगे, देखो क्या आता है आंसर। ठीक है, आप पहले ट्राई खुद से करेंगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। अ मैन कैन रो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 26 आवर्स। Also he can row 60 kilometer upstream and 88 kilometer downstream in 20 hours. ठीक है, find the speed of man in still water and speed of current. Speed of man in still water and speed of current आपको फाइंड आउट करना है। क्या करें सर यहाँ पर अब? ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे सभी ना, पहले इस सवाल को ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को सॉल्यूशन देखकर। ठीक है,
कि सर अब तक तो ऐसे सवालों को हम पूरा इक्वेशन बनाकर करते थे, बट एक्चुअल में कैसे करना होता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, सुनो ध्यान से, पहले सवाल क्या बोल रहा है। अ मेन किन रो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, प्लस 110 किलोमीटर कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और इस तरीके से टोटल 26 घंटे लगे, 26 आवर्स लगे। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया है, अगर ये 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कवर करता, अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, और वहीं पर 60 किलोमीटर कवर करता है, 60 ही बोला, 88 किलोमीटर बोला है, और 88 किलोमीटर कवर करता है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट। इसको जो टोटल टाइम लगता है वो लग जाता है 20 आवर्स। ये दो इक्वेशन बन गई, बहुत अच्छे। अब क्या करें सर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। अब आप देख पा रहे होंगे यार, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर तो निकाला जा सकता है, बट टाइम लगेगा, और टाइम तो नहीं है हमारे पास। कैसे करेंगे सोचो ध्यान से। अच्छा चलो मैं यही बता देता हूँ, सुनो ध्यान से बात को ना, इस बात को समझना ध्यान से, कि सर अगर हम बात करें तो बड़ा कौन होगा, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। सोचो जल्दी से, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू ज्यादा होगा अप स्ट्रीम का, आप बोलेंगे सर डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में एडिशन होता है तो डाउन स्ट्रीम ज्यादा होता है। डाउन स्ट्रीम ज्यादा होता है तो डाउन स्ट्रीम अगर ज्यादा होता है तो डाउन स्ट्रीम के सामने लिख दो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या करना है सर, डाउन स्ट्रीम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब डाउन स्ट्रीम से जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि सर ये नंबर कितना है, ये डिस्टेंस 110 है और ये डिस्टेंस कितना है 88 है। अब देखो 110 और 88 को ऐसा एक कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है, दोनों को डिवाइड करेगा। हालांकि 110 और 88 का हम लोग एलसीएम अगर निकालते हैं तो देखो यार 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, ये 2 से भी होगा, ये भी 2 से होगा, बट हमको बड़ा नंबर चाहिए, ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हमने देखा सर ऐसा नंबर हो सकता है 11, 11 से कैंसिल आउट किया तो 11 से 10 हो जाएगा, 11 से 8 हो जाएगा सर, तो 11 से दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा 11 से अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो 22 से भी कैंसिल किया जा सकता है सर, क्योंकि 11 हमारा HCF नहीं होगा, HCF क्या होगा, बड़ा नंबर। तो सर अगर यहाँ पर हम लोगों ने 22 रख दिया तो भी कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग 22 पुट कर देते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट का वैल्यू अगर हम लोगों ने रख दिया 22, तो 22 रखने से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान से सुनना बात को, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट प्लस 5 इक्वल टू 26। 26 से माइनस करेंगे, 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा 21। 80 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 26 बाय 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाएंगे अप स्ट्रीम का तो वो हो जाएगा डेसिमल में, जो कि डेसिमल में हमारा आंसर तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा काम कर लेते हैं हम लोग कि सर जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो दो वैल्यू आ रही है, एक आपका 11 भी दिख रहा है और 22 भी दिख रहा है। हम एक बार 11 को रख के देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। 110 है, 88 है, एक बार अगर 11 पुट किया तो ये कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू 11 रख देते हैं और इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसको 11 पुट किया 10 हो जाएगा, और 26 में से 10 माइनस किया 16 हो जाएगा, मतलब 80 डिवाइड बाय अप स्ट्रीम इक्वल टू 26 में से 10 माइनस किया 16 हो जाएगा। अप स्ट्रीम का वैल्यू जो बनेगा 5 बन जाएगा। हाँ, यहाँ से काम हो जाएगा दोस्तों अपना, मतलब यहाँ पर हम लोगों को ना डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 22 ना लेते हुए 11 ले लेना है। 11 अगर यह वैल्यू ले लेते हैं आप लोग तो आपका जो डाउन स्ट्रीम है उसका वैल्यू तो इंटीजर में आ रहा है, अप स्ट्रीम का वैल्यू भी कैसा बन रहा है सर, इंटीजर में आ रहा है। हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम का वैल्यू अगर हमने 11 ले लिया और यहाँ पर पुट कर दिया, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, 11 पुट किया तो ये बन जाएगा 10, 26 में से 10 गया 16, 80 को 16 से डिवाइड किया 5, 5 किसका स्पीड हो जाएगा, अप स्ट्रीम का, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट अप स्ट्रीम है ना, तो अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है सर, सवाल में पूछा गया है आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, उस आदमी का ठहरे हुए पानी में स्पीड कितना होगा, 11 और 5 16/2 हो जाएगा, 16/2 दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उस आदमी का। एंड स्पीड ऑफ करंट की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया सर, ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी
11 में से 5 गया ना, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ये आपके आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। बात आई समझ में। करना क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप पहले ना ट्राई करो कि सर हम लोग अगर आंसर निकाल रहे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा 22 है, बट 22 रखने पर क्या हो रहा था, डेसिमल में आ रहा है, जबकि चीजें इंटीजर में आनी चाहिए। ठीक है, तो 22 से काम नहीं हो रहा। 22 से छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, 11 होगा। 11 को रख के देखा सर तो 11 से हमारा वैल्यू इंटीजर में आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है। यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक और सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जैसे आपको दे दिया, देखो यहां पर एक बोट ने अप स्ट्रीम में 27 किलोमीटर कवर किया, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर कवर किया, और आगे आपको बोल दिया एट द सेम टाइम इट गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का यूज करते हैं सर हम लोग। देखो क्या कर रहा है, 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है प्लस 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। वहीं पर अगर यही डिस्टेंस को 36 को अप स्ट्रीम में कवर करता है और 22 को डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, तो इसको जो टाइम लग रहा है वो भी 6 घंटे लग रहा है। हालांकि दोनों को इक्वेट करके भी सवाल बनाया जा सकता है, बट हमने जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का यूज करते हैं। सर देखिए डाउन स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, ऐसा नंबर जो 33 को भी डिवाइड करे और 22 को भी डिवाइड करे। कौन सा नंबर होगा, 11 रख दो। अगर मैं डी का वैल्यू 11 ले लेता हूँ, डी का वैल्यू 11 ले लिया, 33/11 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 को 27 से डिवाइड किया तो अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ये तो कर लोगे ना आप लोग। जैसे मैंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 11 ले लिया। 11 ही क्यों लिया सर, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। 11 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 3, 6 में से 3 गया 3, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, अप स्ट्रीम का वैल्यू। अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर डाउन स्ट्रीम पता चल गया और अप स्ट्रीम भी हम लोगों को पता है, यहाँ पर चल चुका है। अब सुनो ध्यान से बात को। अब उसने बोला है कि आपको 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम मतलब 9 की स्पीड से, 36 डिवाइड बाय 9, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है 11 की स्पीड से। 9 चौक 36, 11 से कैंसिल किया 4 और 4, टोटल टाइम कितना लग जाएगा 8 घंटे। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। P, Q and R are 3 cities on the bank of the river. Q is equidistant from P and R. Q क्या है, P and R के equidistant है, मतलब मिडिल पॉइंट हो जाएगा। A fisherman can row from P to Q and back in 16 hours and he can row P to R in 12 hours. Find the ratio of speed of his boat in still water to the speed of stream. आपको speed of boat in still water बताना है और speed of stream का क्या बताना है सर, रेशियो बताना है। देखो भाई ध्यान समझना बात को। पहले तो जो सवाल है बोल रखा है वो डायग्राम बना दो। P, Q एंड R ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाले डिस्टेंस के बराबर है। ये D है तो ये भी D होगा। ये तो क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। अ फिशरमैन कैन रो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 16 आवर। मतलब फिशरमैन क्या करता है सर, यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है। जाकर वापस आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो 16 घंटे लगेगा, 16 आवर्स का टाइम लगेगा। 16 घंटे में P से Q तक जाकर वापस आ जाता है। आगे देखा जाए, ही कैन रो फ्रॉम P to R इन 12 आवर्स। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये P से R तक जाएगा, ठीक है, P से R तक इधर से जा रहा है तो इसको 12 घंटे लग रहा है। अब भाई सिंपल सी बात है सर, अगर P से R तक जाने में 12 घंटे लग रहे हैं तो P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। इक्वी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल है, जितना टाइम इधर उतना ही टाइम उधर। तो 12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 6 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। अब दोस्तों बात को ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर P से Q तक जाने में 6 घंटा लगता है और सवाल में बोला है P से Q तक जाओ और वापस आ जाओ तो 16 घंटे लगते हैं, तो जाने में अगर 6 घंटा लग रहा है तो वापस आने में 10 घंटा लगेगा। P से Q तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। ये बात क्लियर है। P से Q तक जाने में अगर 6 घंटा लगता है तो Q से P तक वापस आने में 10 घंटे, इस तरीके से टोटल 16 घंटे लगते हैं। अब भाई देखो P से Q तक जो डिस्टेंस जाते वक्त कवर की वही डिस्टेंस वापस आते वक्त कवर करेगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा। जाते वक्त जो डिस्टेंस है वही आते वक्त डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम, स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का इनवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि जाते वक्त अगर कुछ 6 घंटे लगते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा,
टाइम कम क्यों लग रहा है? क्योंकि ज्यादा स्पीड से जा रहा है। जबकि वापस आएगा तो कैसे आएगा? 10 घंटे अप स्ट्रीम में आएगा। तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो 6 घंटे है और अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना है? 10 घंटे है। ये टाइम का रेशियो हो गया है। तो दोस्तों स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 और 6 का हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसका रेशियो निकाला 5 और 3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 5 और 3। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर 5 है तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट आपको ना स्पीड ऑफ बोट निकालना है। अब आपको अगर डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, बताओ स्पीड ऑफ बोट कितना होगा? आप बोलेंगे सर दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2, 5 और 3 8/2, स्पीड ऑफ बोट बन जाएगा 8/2। अच्छा, स्पीड ऑफ करंट कितना होगा दोस्तों? 5 - 3 2 2 2/2, ठीक है, 2/2। इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, 4 और 1 का रेशियो हो गया स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा और इस खतरनाक सवाल का आंसर क्या होगा? देखो सवाल पढ़ो पूरा क्या दे रखा है, मैं साइड में हो जाता हूं। द स्पीड ऑफ boat in still water is 80 km/h and the speed of stream is 40 km/h. The distance between point A and B is 960 km. The boat started traveling downstream from A to B. In the midway, it was powered by an engine due to which the speed of boat increased. Now, boat reached point B and start back to point A. With the help of same engine, it took 38 hours for the entire journey. Then with the help of the engine, the speed of boat increased by how many km/h? सवाल पढ़ लिया होगा, एक बार फटाफट आप लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होगा इस सवाल का आंसर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं इसका आंसर। देखिए सवाल दिखने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि खतरनाक दिखे, बट थोड़ी हिम्मत करके अगर सवाल को बनाया जाए तो सवाल बन सकता है। चलो आ जाओ बनाते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है ना, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझना आप लोग। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड दे रखा है 80 का और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 40 का। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 80 + 40 120। डाउन स्ट्रीम को लिख देते हैं 120। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं अप स्ट्रीम कितना होगा? आप बोलेंगे सर अप स्ट्रीम हो जाएगा कितना होगा? 80 में से 40 माइनस किया 40 हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आ गया। डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? डाउन स्ट्रीम 120 और अप स्ट्रीम कितना हो गया? 40 हो गया। चलो ये तो ठीक है सर, अब बताओ सवाल को कैसे करेंगे? बात तो ये ना, मुद्दा ये सवाल को करेंगे कैसे? अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस दे रखा है ए से बी तक का, यस 960। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज 960 किलोमीटर है और स्पीड का जो वेरिएशन हो रहा है वो कब हो रहा है? सर स्पीड का वेरिएशन हो रहा है आधी डिस्टेंस कवर करने के बाद, हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद, मतलब ये 480 किलोमीटर कवर कर लेगा तब 480 480। ठीक है, अब समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द बोट स्टार्टेड ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया डाउन स्ट्रीम में। अच्छा ए से बी तक डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये भी आपको गिवन है। और उसके बाद बोला गया है इन द मिडवे इट वाज पावर्ड बाय एन इंजन, मतलब मिडवे 480 किलोमीटर कवर करने के बाद इंजन को पावर्ड इंजन दे दिया। ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज, इसकी वजह से बोट का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। नो बोट रीच पॉइंट बी एंड स्टार्ट बैक टू पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ सेम इंजन। उसी इंजन से वो क्या करता है? बी से ए की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। अब आपको ये बताना है इट टुक 38 आवर, टोटल 38 आवर्स का टाइम लगता है। देन विद द हेल्प ऑफ इंजन द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज बाय हाउ मच km/h। मतलब अगर इंजन आपने चालू किया तो इंजन से आपने कितना स्पीड बढ़ाया है। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपको ना एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन क्या है सर? देखो पहले 480 किलोमीटर कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर कवर कर रहा है। कैसे कवर कर रहा है सर? ए से बी तक जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, सवाल में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है ना, तो बोट स्टार्ट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डाउन स्ट्रीम में जाएगा। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 120। 480 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया, इतना टाइम लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 480 किलोमीटर कवर किया उसने, नेक्स्ट 480 किलोमीटर कवर किया। 120 की स्पीड से कवर करना चाहिए था, बट इंजन को पावर देने से स्पीड बढ़ गया। स्पीड कितना बढ़ा? x बढ़ गया। हमने बोला x बढ़ गया, तो x स्पीड बढ़ गया, इस स्पीड से बचा हुआ 480 किलोमीटर कवर कर दिया। अब जब वापस आएगा तो भाई वापस आते हुए पूरी 960 किलोमीटर कवर किया है, 960 किलोमीटर कवर किया है
और 960 किलोमीटर कवर करेगा। वापस आते वक्त अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम कितना है 40 है, बट सर पावर इंजन अभी भी ऑन है तो 40 + x हो जाएगा। इंजन की वजह से x स्पीड इंक्रीज हो गया है और इस तरीके से टोटल जो टाइम लग रहा है वो 38 आवर्स लग रहा है। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई है और ये आपकी इक्वेशन टोटली बेस्ड थी लैंग्वेज के ऊपर। इक्वेशन बन गई है, अब आपको निकालना है आंसर। सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन की मदद लेना है, ये भी कर सकते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर आप क्या पुट करना चाहते हो? 180 पुट करेंगे, 480 को 180 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में हो जाएगा। तो 60 तो नहीं पुट करते सर, 50 पुट कर दे, 50 पुट करने पर भी डेसिमल बन रहा है। 40 पुट करके देखिए, 120 और 40 160, 40 और 60 कितना हो जाएगा? 40 और 40, हाँ 40 रख सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर 120 से कैंसिल किया, कितना हो गया? 4 हो गया। 120 + 40 160, मतलब 16 × 48, और 960 को 80 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ये आपका जो टोटल टाइम बन जाता है 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80, और 80 से अगर कैंसिल कर दिया हम लोगों ने तो 12 घंटे लग रहे हैं। तो ये आपका जो टोटल टाइम हो जाता है 120 480, और ये बन जाएगा 12 3 15 और 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इट टुक 38 आवर फॉर इंटायर जर्नी, 38 आवर होना चाहिए था, जबकि हमारा टोटल कितना हो रहा है? 12 × 4 17 18, 12 और 4 16 17 18 19 हो रहा है। 19 आवर्स हो रहा है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है, 40 भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 20 होना चाहिए। एक बार 20 रख के देखते भाई, 120 को डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 20 को पुट किया तो 120 + 20 कितना हो जाएगा? 140। काम तो नहीं बनेगा, सवाल का आंसर नन ऑफ दिस होगा दोस्तों। 60 से काम तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, 40 से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। 30 से एक बार चेक कर लेते हैं, 120 + 30 150, वो भी डेसिमल में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर नन ऑफ दिस बन जाएगा। अगर यहाँ 19 आवर्स होता, 38 की प्लेस पर 19 होता तो हमारा डेफिनेटली आंसर आ जाता, ठीक है। 40 + 40 80 हो जाता और हमारा काम हो जाता 12 घंटे। 120 + 40 160, मतलब 3 घंटे। 480 + 120 ये हो जाएगा 4 घंटे। 12 × 4 48, 12 4 16 17 18 19, जबकि ये 38 से डबल है, ठीक है। तो डबल है और हमने टोटल इंटायर जर्नी ही कवर की। हमारा टाइम 19 घंटे हो रहा है 40 रखने पर, बट 38 होना चाहिए। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों वो नन ऑफ दिस बन जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पर 19 होता तो अपना काम हो जाता, 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, बट 38 है, दैट्स वाई आपको नन ऑफ दिस पर टिक करना है। और ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 पुट करेंगे, डेसिमल होगा, आपको इंटीजर चाहिए। आप 50 पुट करेंगे, आपका वैल्यू डेसिमल में आएगा, आपको इंटीजर चाहिए, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता केवल एक ऑप्शन था 40, बट 40 पुट करने पर हमारे पास 19 आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबोव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। एक सवाल और है जो आपके होमवर्क के लिए, अच्छा ये वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, हो गया है। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों ये था हमारा बोट एंड स्ट्रीम का सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्लास। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखो तीनों तरीके से सवालों को देखा है ना। बेसिक मेथड भी देखा है हम लोगों ने, रेशियो मेथड भी देखा है, ऑप्शंस मेथड भी देखा है। अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को अप्रोच के साथ बना सकते हैं। आप अगर ऑप्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू क्या पुट करे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है बट हमने वैल्यू कुछ और ले लिया होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।